कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत समारोह का किया गया आयोजन, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, उच्च शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा, गीता मनीषी, स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने की शिरकत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से जापानी भाषा का किया कोर्स। मुख्यमंत्री को 33वें दीक्षांत समारोह में दिया गया सर्टिफिकेट। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आज 33वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे। साथ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के साथ साथ गीता मनीषी, स्वामी ज्ञानानंद महाराज भी पहुंचे। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गीता मनीषी, स्वामी ज्ञानानंद व गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को डॉक्टर का लिटरेचर की डिग्री से सम्मानित किया। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री को जापानी भाषा का सर्टिफिकेट भी दिया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दीक्षांत समारोह के संबोधन में कहा कि यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं इस अवसर का हिस्सा बना हूं और मैं उन सभी छात्र छात्राओं को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने आज यहां से डिग्रियां प्राप्त की। और उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि यहां से जाने के बाद विद्यार्थी अलग अलग क्षेत्रों में देश का नाम जरूर रोशन करेंगे। और वहीं उन्होंने डिग्री प्राप्त करने पर गीता मनीषी, स्वामी ज्ञानानंद, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के द्वारा जो डिग्रियां और मेडल दिए गए हैं उनमें अधिकतर महिलाएं हैं और इससे साबित होता है कि अब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। गोल्ड मेडलिस्ट इन सोशल साइंस फैकल्टी। नेक्स्ट निशा फार्मेसी शर्मा, संकाय से तुलसी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड विशाल गुप्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। रोशन लाल, हिंदी। इसके मूल कारण है आपके नगर की विरासत। भारतीय संस्कृति में कुरुक्षेत्र का अपना एक विशेष महत्व है। यहाँ श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य वाणी से श्रीमद् भगवद गीता का संदेश दिया था। धर्म अधर्म के द्वंद्व में फंसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने फल की इच्छा को छोड़कर कर्म करने के लिए प्रेरित किया था। इस पूर्ण भूमि से ही दुनिया को कर्म योग का संदेश मिला। ये कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि इस सृष्टि का सबसे बड़ा धर्म युद्ध भी इसी क्षेत्र में हुआ था, जिसका परिणाम हम सब लोग जानते हैं। इस युद्ध से और युद्ध के पूर्व के अवतरणों से भी हमें अनेक विषयों का भी ज्ञान मिलता है, जैसे धर्म, दर्शन, राजनीति, रणनीति, कूटनीति आदि आदि। आप सभी बधाई के पात्र हैं कि ऐसी पूर्ण भूमि में आपने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है, के लिए संपूर्ण रूप से अनुकूल है। विश्वविद्यालय का परिसर मुझे उन प्राचीन शैक्षणिक संस्थानों की याद दिलाता है जो प्रकृति के करीब होते थे और छात्रों को सीखने की सही व्यवस्था एवं वातावरण प्रदान करते थे। कुरुक्षेत्र की तरह ही इस विश्वविद्यालय का इतिहास भी गौरवशाली रहा है। मेरे लिए ये हर्ष का विषय है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों से इस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। हरियाणा राज्य 1966 में बना, लेकिन इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 में हुई। यह विश्वविद्यालय आज़ादी के बाद देश को विकसित करने के लिए की गई परिकल्पनाओं को प्रतिबिंबित करता है। इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा के विकास में इस विश्वविद्यालय का योगदान सराहनीय है। देवी और सज्जनों, शैक्षणिक संस्थान भविष्य के निर्माता होते हैं। वे न केवल छात्रों को प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करते हैं, अपितु उन्हें अच्छे सांचे में ढालकर
एक अच्छा नागरिक और सफल कर्मी बनाते हैं। शिक्षकों के अथक समर्थन से छात्रों का जीवन ही नहीं, संस्थान और विश्वविद्यालय भी सफल बनता है। अतः ये कहना उचित होगा कि शिक्षक विश्वविद्यालयों में सबसे प्रमुख भूमिका निभाते हैं। मेरा मानना है कि शिक्षा प्रदान करना राष्ट्र निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। यदि आप विचार करें तो हमारे देश के अनेक स्वतंत्रता सेनानी एवं महापुरुष शिक्षा जगत से जुड़े हुए थे अथवा शिक्षक के रूप में प्रायः सेवारत भी थे। अतः मुझे लगता है कि कल की युवा पीढ़ी को शिक्षा और ज्ञान प्रदान कर सभी शिक्षक देश सेवा का परम उदाहरण इस प्रस्थापित कर रहे हैं। इसी राष्ट्र निर्माण की भावना से शिक्षा के क्षेत्र में एक नई नीति कार्यान्वित की गई, जिसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। रोजगार की परिभाषा बदल रही है। रोजगार का मतलब केवल नौकरी ही नहीं रह गया है। स्वरोजगार करना और दूसरों के लिए रोजगार पैदा करना अधिक सुविधाजनक और व्यवहारिक हो गया है। स्वरोजगार में सफलता के नित नए उदाहरण देखने को मिलते हैं। स्वरोजगार के लिए पूंजी उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने मुद्रा योजना तथा अन्य कई योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की जा रही है। सरकारी प्रक्रियाओं को भी बहुत सरल बनाया गया। हाल ही के वर्षों में भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पैमानों पर भारत तीव्र गति से विकास कर रहा है। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया आदि कार्यक्रमों के जरिए बहुत से अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। शिक्षित बेटी कम से कम 2 परिवारों को शिक्षा और ज्ञान के महत्व से अवगत कराती है। वो अपने परिवार के भविष्य की बेहतर देखभाल करती है और भावी पीढ़ी को भी सुशिक्षित बनाती है। पढ़ लिख कर बेटियां आज नौकरियों में अपने कौशल का प्रयोग कर रही हैं, हालांकि संगठित क्षेत्र में उनका प्रतिशत अभी कम है। आज का युग टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सर्विस सेक्टर का है। देश में आईटी और टेक्नोलॉजी के विकास के लिए अनेक टेक्नोलॉजी पार्क बनाए गए। आईटी क्षेत्र में बेटियों की संख्या पिछले सालों में काफ़ी बढ़ी है। इसी प्रकार से उच्चतर शिक्षा में बेटियों का नामांकन भी बढ़ रहा है, लेकिन प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में उनका प्रतिशत अभी भी अपेक्षाकृत कम है। मुझे उम्मीद है कि इस विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों और समाज के संयुक्त प्रयासों से इन क्षेत्रों में भी हमारी बेटियां आगे बढ़ेंगी। प्रतिभाशाली बेटी को जन्म दिया हो, वह अनेक ऐसी बेटियों को जन्म दे सकती है जो इतिहास में हरियाणा राज्य और पूरे देश का नाम रोशन करेंगी। मुझे आज ये देखकर खुशी हुई कि जिन लोगों को आज मेडल्स मिले हैं, उनमें से मेडल प्राप्त करने वाली हमारी बेटियों की संख्या बालक विद्यार्थियों से बहुत अधिक है। इसका उल्लेख हमारे राज्यपाल महोदय ने भी किया है। कुल 9 फैकल्टी टॉपर्स में से 8 बेटियों का नाम है। तो वहीं अन्य स्वर्ण पदक विजेताओं में से 51 बेटियां और 16 पुरुष विद्यार्थियों के नाम। और पीएचडी में भी बेटियों का प्रभाव देखने को मिला। 38 बेटियों और 21 पुरुष विद्यार्थियों को मेडल मिला है। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है और मुझे ऐसा लगता है कि यह भविष्य के भारत की एक सुखद तस्वीर पेश करती है। देवियों और सज्जनों, यह पूरे हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर इस विश्वविद्यालय की क्षमताओं को पहचानते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से स्वायत्तता प्राप्त विश्वविद्यालयों की चुनिंदा 25 राज्य विश्वविद्यालयों की सूची में आपके विश्वविद्यालय को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्षेत्र में स्वामी ज्ञानानंद जी, एग्जीक्यूटिव प्रशासनिक क्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और कॉन्स्टिट्यूशनल क्षेत्र में, संवैधानिक क्षेत्र में राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी। और मुझे लगता है कि जिस विश्वविद्यालय में इस प्रकार से हमारे
विद्वान और श्रेष्ठतम नागरिक जिनको मैं कहता हूँ कि वो राष्ट्र निर्माता भी हैं, आगे निकले हैं, तो आप सब लोगों के लिए एक अनुकरण इनका अगर आप कर सकेंगे तो मुझे लगता है कि शायद एक आपके जीवन में नई क्रांति और एक नया मिशन हमेशा बना करके रखेंगे। देवी और सज्जनों, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के लिए गर्व का विषय है कि इस विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों को खेल क्षेत्र में 3 पद्मश्री अवार्ड, 16 अर्जुन अवार्ड। विश्वविद्यालय ज्ञान प्राप्त करने का एक मंदिर होता है और मैं आज ऐसे सब विद्यार्थियों को जिन्होंने आज अपनी शिक्षा पूरी करके उपाधि ली है, पदक भी लिए हैं, उन सबको, उनके माता पिता को, उनके जितने भी अभिभावक हैं और जो विश्वविद्यालय के हमारे आचार्य प्राचार्यगण हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामना देता हूं और अपने जीवन में ये सब विद्यार्थी यहाँ से शिक्षा लेकर के इसका उपयोग समाज में करें, सेवार्थ यहाँ से जाएं, शिक्षार्थ आएँ, सेवार्थ जाएं, इसके ऊपर काम करते हुए आगे बढ़े। जहाँ तक एक दूसरा विषय जो आपकी जानकारी में है ही कि मैंने भी आज मुझे एक जापानी भाषा सीखने का एक सर्टिफिकेट दिया गया है। हमने यहाँ 6 विद्यार्थियों ने, जिसमें हमारे यहाँ के कुलपति श्री सोमनाथ सचदेवा भी शामिल रहे हैं, हमने जापानी भाषा सीखने का एक प्रारंभ किया है प्रकल्प। बहुत जिसको कहना चाहिए प्रारंभिक स्तर की जानकारी हमें हुई है, आगे इसको और जारी रखेंगे ताकि वहाँ के लोगों से, क्योंकि बहुत से लोग मिलने के लिए आते रहते हैं, उनसे वार्तालाप होती है, बातचीत भी होती है, निवेशक होते हैं, उद्योगपति होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, तो ऐसे लोगों से बातचीत करके स्वाभाविक रूप से दूसरी भाषा सीखकर जब भी हम किसी से बात करते हैं तो उनको भी अपनेपन की भावना जागती है। तो संबंध बनाने में भाषा जो है ये बहुत बड़ा एक उपयोगी, जिसको कहना चाहिए एक विषय है। सबको कोई ना कोई अपनी भाषा के अलावा अन्य भाषा ज़रूर सीखनी चाहिए, ये मेरा आप लोगों से। सर, आपके कार्यकाल में नई नई भाषा के कोर्स शुरू हुए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? हमने चाहे अपने देश की अन्य भाषाएं हों, क्योंकि देश में संविधान पर बहुत सी भाषाएं हैं, तो अपनी भाषा के अलावा वो भी सब सीखनी चाहिए। उसके कोर्सेज भी कई जगह शुरू हुए हैं। विदेशी भाषाएं भी जहाँ जहाँ दुनिया में हमारे नागरिक जाते हैं वहाँ पर भाषा सीखेंगे तो उनको लाभ भी होगा, उनको सफलता भी मिलेगी। इसलिए अन्य भाषाएं हैं, चाहे वो जापान की है, चाहे वो फ्रेंच की है, चाहे वो चाइनीज़ है, चाहे वो बाकी भाषाएं हैं, वो अगर सीखेंगे तो एक संबंध बनाने में, वार्तालाप करने में आसानी होती है।